हे स्टूडेंट, स्टडिंग एंड लर्निंग विद शक्ति दीक्षित चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें। हे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम होगा आज का प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। तो बच्चों, ये हमारा आज का चैप्टर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, आप लोग ये बताइए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो प्रकाश क्या होता है। तो बच्चों, ये बताओ कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहला चैप्टर का टॉपिक हमारा है प्रकाश क्या होता है। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो बताओ, अगर नहीं पता तो हम बताएंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश हमारा ये है बच्चों। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, वो आप लोगों को पता है तो बताओ। प्रकाश के गुण बताओ बच्चों, आप लोगों को अगर पता है तो। प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं बच्चों। गुण होते हैं। नंबर पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। रेखा में चलता है। नंबर दूसरा, प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर तीसरा बच्चों, प्रकाश की जल में चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नंबर 4, प्रकाश कई माध्यम से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है।
क्या है वो माध्यम क्या क्या है बच्चों? जैसे ईथर माध्यम से निर्वात में पहुंचता है और फिर ओजोन में पहुंचता है। ओजोन से फिर हमारी पृथ्वी पे आता है। तो बच्चों और है हमारे रूल प्रकाश के, वो एक बार देख लें, उसके बाद हम समझेंगे। पहले लिख लें, उसके बाद हम इसको समझेंगे। प्रकाश में परावर्तन होता है। नंबर 6, प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। तो बच्चों ये हमारे कुछ गुण हैं इसके, अभी हमने लिखे थे। आइए हम इसको समझते हैं। प्रकाश जो है हमारा बच्चों बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है हमारा सीधा चलता है, इधर से उधर नहीं होता है, सीधा सीधा चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल हमारी बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है बच्चों। प्रकाश की जल में चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों। अगला क्या है हमारा? प्रकाश कई माध्यम से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है। जो हमारा प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर कई माध्यम में होता हुआ आता है। जैसे वो माध्यम क्या है? ईथर माध्यम से निर्वात में पहुंचता है, निर्वात से ओजोन में पहुंचता है और उसके बाद हमारी पृथ्वी पर कहीं आ पाता है प्रकाश। और 5वां क्या है? प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश जो है परावर्तन करता है और प्रकाश में विवर्तन भी होता है। बच्चों ये हमारे प्रकाश के गुण हैं, इसी के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है अगला टॉपिक, आइए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा अगला टॉपिक है और बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ इसे बहुत दिमाग से पढ़िए। आइए पहले इसका फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी थ्योरी के बारे में लिखेंगे और इसको जानेंगे क्या होता है। आइए पहले फिगर बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारा फिगर है। उम्मीद है आपको ये बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी, बहुत सिंपल ही फिगर है हमारा। तो आइए अब हम इसकी पहले थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे ये है क्या। तो बच्चों ये हमारी प्रकाश के परावर्तन की थ्योरी है। तो बच्चों आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए अब हम इसको समझते हैं फिगर की हेल्प से कि हमने ये क्या लिखा है। तो आप अपनी नोटबुक में फिगर को खोल लीजिए और समझिए हम क्या बोल रहे हैं, है ना। और थ्योरी को लिख लो। अगर आप फिगर बना लो और थ्योरी लिख लो तभी आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने थ्योरी में लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है। देखो बच्चों ये हमारी कोई प्रकाश किरण है, ये वाली जो लाइन है हमारी बच्चों यह एक प्रकाश किरण है बच्चों, जो कि एक तल पर आ रही है, मतलब आपतित हो रही है। तो ये हमारी कौन सी आपतित किरण है बच्चों।
तो क्या लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है। तो ये हमारी प्रकाश की एक किरण है, एक तल पर आपतित हो रही है बच्चों, है ना। फिर आगे क्या है, और आपतित होने के बाद जब ये प्रकाश की किरण हमारी इस तल पर आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। जिस ओर से ये हमारी प्रकाश की किरण आई होती है उसी ओर से ये हमारी वापस हो जाती है। तो जो हमारी वापस जाती है प्रकाश की किरण, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो यही हमारा हमने थ्योरी में लिखा है। आगे क्या है, इसके बच्चों दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अवलंब, ये तीनों हमारे एक ही तल पर होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब, ये तीनों हमारे एक ही तल पर होते हैं बच्चों। ये हमारा पहला नियम है प्रकाश परावर्तन का। बच्चों ये बहुत ज़्यादा नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार याद कर लेना। बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, आप इसको याद ना कर पाए तो बहुत सिंपल है। तो हमारा दूसरा क्या है बच्चों, आपतन कोण का मान। हमारा इसका मान, आपतन कोण का मान हमारे परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। मतलब ये इसका मान और इसका मान, है ना बच्चों, हमारा सदैव बराबर होता है ना। ये हमने थ्योरी में लिखा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों। बहुत सिंपल सा है प्रकाश का परावर्तन, एक बार आप भी रिवाइज करिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होती है और उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा बच्चों है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो बच्चों गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आइए पहले इसकी थ्योरी लिख लें, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो बच्चों गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है कि खोखले गोले से काट कर निकाला गया वह भाग। खोखला गोला मतलब एक कोई गोला लो जो बिल्कुल खोखला हो, एक गोला लो जो बिल्कुल खोखला हो, है ना। काट कर मतलब इसको काट दो, बीच में से काट कर निकाला वह भाग जिसकी एक तरफ पेंट किया गया हो, जिसकी एक तरफ पेंट किया गया हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, हम एक गोला लेंगे और उसको हम काट देंगे और काटने के बाद अलग अलग कर देंगे। उसके बाद एक भाग को उठाएंगे तो उस भाग में एक तरफ पेंट की गई हो, उसके एक तरफ पेंट की गई हो और एक तरफ से खोखला हो, उसी को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो बच्चों ये हमारा गोलीय दर्पण होता है। यह दो प्रकार के होते हैं बच्चों, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। बच्चों ये भी हमारा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, और ये पूछा तो जाता ही है कि दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बच्चों आप में से कोई बता सकता है कि हमारा अवतल दर्पण क्या होता है ना। आप लोग कोई बता सकते हैं कि दर्पण क्या होता है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि दर्पण क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको दर्पण होता क्या है। हेडिंग बना लो अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर पेंट की गई हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यह हमारा एक दर्पण है बच्चों, जिसकी बाहरी सतह पर, यह हमारी अंदर की सतह है इधर साइड, यह हमारी बाहरी सतह है जहाँ से मतलब उठा हुआ है ना। तो जिसकी बाहरी सतह पर पेंट की गई हो उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं बच्चों। ये बहुत सिंपल बात है, आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है। तो बच्चों उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है, आपने अब तक अवतल दर्पण समझ लिया है, तो अब समझो उत्तल दर्पण क्या होता है। आप इसको समझ लो, थ्योरी आप अपने अनुसार बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है आप वही लिखें, तो आप समझ लो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने लिखा है कि वह दर्पण जिसकी भीतरी सतह पर पेंट की गई हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या था, इसकी बाहरी मतलब उठी हुई सतह पे हमने पेंट किया था तो हमने उसको अवतल दर्पण बोला था। अब बच्चों हमने इसकी भीतरी सतह पर पेंट कर दिया है, अब हम इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। यही हमारा डिफरेंस है बच्चों। क्या है ये हमारा, क्या है उत्तल दर्पण, क्यों, इसकी हमने भीतरी सतह पे पेंट किया है। तो यही हमने लिखा है, वह दर्पण जिसकी भीतरी सतह पर पेंट की गई हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इन दोनों के डिफरेंस में क्या है बच्चों, अवतल दर्पण में बच्चों हमारा बाहर साइड पेंट किया गया होता है ना। अवतल दर्पण में हमारा बाहर पेंट करते हैं, इसलिए हम इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों के बीच में। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अब हम इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप इससे आगे का कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें परिभाषाएं पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए परिभाषाओं की ओर बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं। तो ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट, तो बच्चों पहले हम एक फिगर को बनाएंगे, एक फिगर की हेल्प से हमारी जितनी डेफिनेशंस हैं उनको हम समझेंगे बच्चों। तो आइए पहले हम फिगर को बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारा फिगर है, बहुत सिंपल फिगर है, लेकिन इसमें डेफिनेशंस हमारी बहुत ज़्यादा छिपी हुई हैं। तो आप पहले इस फिगर को बनाइए, उसके बाद हम डेफिनेशंस को समझेंगे क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी डेफिनेशंस की ओर। पहली हेडिंग डालिए बच्चों, मुख्य अक्ष। तो आइए इसके बारे में लिखिए, तभी जब आप इसके बारे में लिख लेंगे उसी के बाद आप इस फिगर में से इस डेफिनेशन को निकाल पाएंगे, है ना बच्चों। तो चलो पहले हम इसकी थ्योरी लिख लें, डेफिनेशन लिख लें। तो क्या लिखा बच्चों हमने लिखा, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों देखिए इस फिगर में हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है बच्चों, हमारी वस्तु ये रखी है बच्चों, है ना। तो और हमारा जो ध्रुव है वो कहाँ है, ये हमारा ध्रुव है। इस दर्पण के बीच के बिंदु को, इस दर्पण के बीच के बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, है ना बच्चों। इस दर्पण के बीच के बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। तो क्या
वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब वस्तु और ध्रुव, इसके और इसके बीच में जो हमारी ये लाइन है बच्चों, ये लाइन जो हमारी दर्पण के बीच से जा रही है, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं, है ना। तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, ये जो हमारी बीच में लाइन जा रही है, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ये डेफिनेशन देख लो, हमने फिगर की हेल्प से निकाल ली है। बहुत सिंपल है, कोई कठिन भी नहीं है ना बच्चों। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे के डेरिवेशन को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की डेफिनेशन की ओर। क्या है हमारी? आप ध्रुव की डेफिनेशन भूल जाएंगे तो एक बार इसको भी आप लिख लो। ध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है? दर्पण। तो क्या है बच्चों? हमने आपको अभी पहले ही समझाया, वही इसमें हमारी डेफिनेशन है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से शो करते हैं। पी फॉर पैरेट, पी से शो करते हैं बच्चों। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस आगे भी हमें मिलेंगी। तो अगली डेफिनेशन हमारी है वक्रता केंद्र। बच्चों हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से शो करते हैं। तो बच्चों आइए फिगर की हेल्प से समझते हैं क्या है। ये हमारा फिगर है बच्चों। तो क्या बोल रहा है कि दर्पण के मध्य बिंदु या वक्रता केंद्र, देखो ये हमारा दर्पण है। जब आप इसको आधा करेंगे, आधा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे करके मिलाओ, है ना, मिलाओ, इसको आधा कर लो, तो जो हमारा बीच का भाग आएगा उसे हम क्या कहेंगे? वक्रता तल या वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे हम सी से शो करते हैं बच्चों। ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। बहुत सिंपल है। क्या हमने बोला कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, जब हम इस गोले को पूरा कर देंगे, जब हम इस गोले को पूरा कर देंगे और जब बीच से जो काटेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से शो करते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की और 2-3-4 डेफिनेशंस हैं, उनको समझते हैं। तो क्या है आगे की डेफिनेशन, आइए देखते हैं। तो बच्चों अगली हमारी है डेफिनेशन फोकस केंद्र। फोकस केंद्र क्या होता है बच्चों? वस्तु से पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस केंद्र कहते हैं। इसे एफ से शो करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। आइए इसको समझते हैं फिगर की हेल्प से। तो क्या लिखा है बच्चों? हमने लिखा है बच्चों कि वस्तु, ये हमारी वस्तु है, वस्तु से हमारी पहली प्रकाश किरण निकल रही है बच्चों और ये हमारी दर्पण पर टकरा रही है। तो यही हमारी पहली लाइन है कि वस्तु से पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती है। ये हमारी पहली लाइन है। सेकंड लाइन है और टकराने के बाद उसी माध्यम में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। तो उसी माध्यम, हमारे टकराने के बाद उसी माध्यम में चल रही है हमारे प्रकाश, और मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, आपको अभी बताया था। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, काटती हुई निकल गई, और हमारी जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे हमें यह किरण जो काटती है, उसी बिंदु को हम फोकस केंद्र कहते हैं, है ना बच्चों? क्या कहते हैं? फोकस केंद्र
कहते हैं। ये हमारा फोकस केंद्र होता है, यही हमारी डेफिनेशन में लिखा है। इसे हम एफ से शो करते हैं, इसे हम एफ से शो करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। डेफिनेशन देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन आपको ये समझने के बाद बहुत सिंपल लग रही होगी। क्या है कि वस्तु से जब एक प्रकाश किरण दर्पण पर टकराती है और उसी माध्यम में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसी को हम फोकस केंद्र कहते हैं। इसे हम एफ से शो करते हैं। यही हमारी डेफिनेशन है। तो बहुत सिंपल है बच्चों। अब बस एक दो और डेफिनेशन बची हैं, उनको और समझ लें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे की क्या है हमारी डेफिनेशन? अगली डेफिनेशन है बच्चों हमारी वक्रता तल। इससे पहले हमने पढ़ी थी वक्रता केंद्र, अब हम पढ़ रहे हैं वक्रता तल। वक्रता तल क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के तल को वक्रता तल कहा जाता है। ये डेफिनेशन है। इसको चलो समझते हैं फिगर की हेल्प से क्या है। तो चलिए समझते हैं। हमारा वक्रता केंद्र कहाँ था? ये हमारा वक्रता केंद्र है। देखो, आप डेफिनेशन को भी देखो और हमारे फिगर को भी देखो। वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसके और इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वक्रता तल कहते हैं। इसके और इसके बीच की दूरी को वक्रता तल कहते हैं बच्चों। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की डेफिनेशन की ओर। तो बच्चों अगली डेफिनेशन हमारी, जिस प्रकार से वक्रता तल की हमारी डेफिनेशन थी बच्चों, उसी प्रकार से हमारी फोकस तल की भी डेफिनेशन है। फोकस तथा ध्रुव के बीच के मध्य का, फोकस तथा ध्रुव के बीच का तल हमारा क्या कहलाता है? फोकस तल। ऐसे हमारे वक्रता में क्या था? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के तल को हम क्या कहते थे? वक्रता तल कहते थे। इसी प्रकार फोकस तथा ध्रुव के बीच के तल को हम फोकस तल कहते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आइए आपको फिगर की हेल्प से समझाते हैं क्या है ये। अभी हमने आपको बताया था कि वक्रता तल क्या होता है, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हमने वक्रता तल बताया था बच्चों, है ना? वक्रता तल बताया था। इसी प्रकार फोकस तल क्या होता है? फोकस हमारा ये है, फोकस और ध्रुव, फोकस से ध्रुव के बीच के तल को हम फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस तल कहते हैं। ये है हमारा सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी। तो देखते हैं क्या है। तो बच्चों यही हमारी आज की डेफिनेशंस थी। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप नेक्स्ट वीडियो में इन डेफिनेशंस को याद करके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेरिवेशंस कराएंगे कुछ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, बाय, सी यू।